लेकिन तभी बघीरा एक भयानक सच बताता है कि शेर खान ने भेड़ियों के नेता अकेला को मार डाला है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं और बालू समझ जाता है कि अब मोगली का जंगल में रहना खतरनाक है। इसलिए वह जानबूझकर मोगली से कठोर शब्द कहता है ताकि वह जंगल छोड़ दे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? असल में बालू ने मोगली को इसलिए बचाया था क्योंकि वह चाहता था कि मोगली अपनी इंसानी चालाकी का इस्तेमाल करके उसके लिए ऊंचाई पर लगे शहद को नीचे उतार दे। बालू की जिद के आगे मोगली मजबूर होकर मान जाता है और अपने इंसानी हुनर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। सबसे पहले वह कुछ बेलें काटता है, फिर एक मजबूत टहनी तोड़ता है और उन बेलों को चट्टान के ऊपर लपेटकर खुद को हवा में लटकाकर ऊपर चढ़ने लगता है, बिल्कुल किसी पर्वतारोही की तरह। यह नजारा देखकर आसपास के कई जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं और मोगली अपने बाएं हाथ से बेल पकड़े रहता है जबकि दाएं हाथ में डंडा लेकर बड़े छत्ते पर बार बार वार करता है। लेकिन वह विशाल छत्ता जरा भी नहीं हिलता और नीचे खड़ा बालू मुंह में पानी भरकर उसे और जोर से मारने के लिए कहता रहता है। इसी बीच मधुमक्खियां मोगली को डंक मारने लगती हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। आखिरकार वह डंडा नीचे फेंक देता है, लेकिन बालू फिर भी आराम से खड़ा उसे सलाह देता रहता है कि मैं खुद कर लेता, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मोगली हार मानने वाला नहीं था। वह बेल के सहारे हवा में लटक जाता है और पूरी ताकत से अपने पैरों से छत्ते को लात मारना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में छत्ते का बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है और सीधे नीचे खड़े एक छोटे सुअर पर जा गिरता है। बालू तुरंत दौड़कर उस मीठे शहद का मजा लेने लगता है और एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देता। मोगली पूरे शरीर पर सूजन लिए गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने कहा था मधुमक्खियां डंक नहीं मारती। बालू हैरान होकर पूछता है कि तुमने यह सब कैसे कर लिया। जब बालू को पता चलता है कि मोगली इंसानों के गांव की ओर जाने वाला है तो वह जल्द से उसे रोकने की कोशिश करता है और चाहता है कि मोगली जंगल में ही उसके साथ रहे। बालू मोगली की काबिलियत से बहुत प्रभावित हो चुका था, लेकिन मोगली को अपने गुरु बघीरा की बात याद थी कि उसे आखिरकार इंसानों के गांव जाना होगा। कुछ देर बाद वे दूर पहाड़ी के उस पार इंसानों का गांव देखते हैं और गांव में जलती रोशनियां देखकर मोगली अचानक रुक जाता है। उसका पूरा बचपन जंगल में बीता था, इसलिए इंसानों की दुनिया में कदम रखने का विचार उसे डर और अनजान आशंकाओं से भर देता है। बालू उसकी घबराहट समझ जाता है और उसे समझाता है कि अगर हम दोनों साथ रहें तो सर्दियों के लिए बहुत सारा शहद जमा कर सकते हैं। आखिरकार मोगली कुछ समय के लिए जंगल में ही रुकने के लिए तैयार हो जाता है और समय बीतने लगता है। बालू के साथ रहते रहते मोगली धीरे धीरे खुद को फिर से पहचानने लगता है। भेड़ियों के बीच रहते हुए उसे हमेशा सिखाया गया था कि इंसानी चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ उसे अपनी बुद्धि और हुनर दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मोगली तरह तरह के औजार बनाता है और बालू के साथ मिलकर खूब सारा शहद इकट्ठा करता है। धीरे धीरे बालू को उस लड़के पर गहरा भरोसा हो जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे नदी में खेलते हैं, हंसते हैं और खूब मजे करते हैं। शायद भेड़ियों का झुंड छोड़ने के बाद पहली बार मोगली को इतना सुकून मिला था। बघीरा उसके जीवन का गुरु था, लेकिन बालू उसका सच्चा दोस्त बन चुका था। तभी झाड़ियों में अचानक आवाज होती है और मोगली घबराकर बालू के पीछे छिप जाता है, लेकिन सामने बघीरा खड़ा था। अपने गुरु को देखकर मोगली खुशी से उसके पास दौड़ जाता है और उसे गुफा में ले जाता है। वह गर्व से अपने बनाए औजार और जमा किया हुआ शहद दिखाता है, लेकिन यह सब देखकर बघीरा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह गुस्से में मोगली को डांटता है और कहता है कि जंगल में इस तरह की इंसानी चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोगली समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ बालू की मदद कर रहा था ताकि वह सर्दियों के लिए खाना जमा कर सके, लेकिन बघीरा साफ कह देता है कि वह शायद तुम्हारी चालाकी नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वह मोगली से कहता है कि अगली सुबह वह उसके साथ इंसानों के गांव चले। दोनों के बीच बढ़ती बहस देखकर बालू बीच बचाव करता है और कहता है, चलो पहले सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। रात गहरा जाती है और अचानक मोगली की नींद हाथियों की चिंगाड़ से खुल जाती है। वह बाहर जाकर देखता है कि एक छोटा हाथी गहरी खाई में गिर गया है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मोगली तुरंत बेलें लाकर एक रस्सी बनाता है, बेल को छोटे हाथी के शरीर से बांधता है और दूसरा सिरा बड़े हाथी की सूंड से बांध देता है। कुछ ही देर में सभी मिलकर उस छोटे हाथी को खाई से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी बघीरा एक भयानक सच बताता है कि शेर खान ने भेड़ियों के नेता अकेला को मार डाला है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं और बालू समझ जाता है कि अब मोगली का जंगल में रहना खतरनाक है। इसलिए वह जानबूझकर मोगली से कठोर शब्द कहता है ताकि वह जंगल छोड़ दे। वह कहता है कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए शहद लाते थे। यह सुनकर मोगली का दिल टूट जाता है और वह दुखी होकर जंगल में भाग जाता है। कुछ देर बाद वह एक पेड़ पर बैठा उदास सोच रहा होता है
तभी बंदरों का झुंड अचानक उसे पकड़ लेता है और जंगल के अंदर दूर ले जाता है। उसकी चीख सुनकर बघीरा तुरंत पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन बंदर उसे बचाने से पहले ही मोगली को लेकर भाग जाते हैं। बालू और बघीरा दोनों उनका पीछा करते हैं, लेकिन बीच में तेज बहती नदी आ जाती है। बालू बिना सोचे नदी में कूद पड़ता है और बघीरा उसकी मदद से नदी पार कर जाता है। उधर बंदर मोगली को लेकर एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं और जब मोगली आंखें खोलता है तो उसके सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य होता है। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर खड़ा था और उसके अंदर हजारों बंदर इकट्ठे थे। उधर बालू और बघीरा भी चट्टान के नीचे पहुंच जाते हैं। ऊंचाई देखकर बालू के पैर कांपने लगते हैं, लेकिन मोगली को बचाने के लिए वह हिम्मत जुटाता है और दोनों मिलकर उस खतरनाक चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं।